गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जनवरी फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो से अपने वीकली करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, और जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में 14 जनवरी 2022 तक किसे एक साल का विस्तार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये विस्तार दिया गया है के शिवन को। तो इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना अगस्त 1969 में की गई थी और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य करता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसकी स्थापना जून 1972 में की गई थी। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटेरिएट है और इसरो का जो हेडक्वार्टर्स है ये बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो ये हुए हैं फ्रेंड्स साउथ कोरिया के लिए। देखिए, ये यात्रा काफ़ी अहम है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इंडियन आर्मी के जो हेड हैं वो साउथ कोरिया के लिए रवाना हुए हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जाई इन, कैपिटल है सियोल और यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। साथ ही फ्रेंड्स, आप एक टर्म और याद रखना, डीमिलिटराइज्ड जोन यानी DMZ। तो ये जो है फ्रेंड्स नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। इन दोनों कंट्रीज़ को ये डिवाइड करता है। हालांकि इस तरह के जोन और भी कंट्रीज़ में है, लेकिन यहाँ का जो ये जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जोन फ्रेंड्स जो है 250 किलोमीटर्स लॉन्ग है और 5 किलोमीटर वाइड है। इसको 1953 में क्रिएट किया गया था। जैसा कि आप जो ये रेड लाइन देख रहे हैं, आप जिग-जैग लाइन आप इसको कह सकते हैं, जो आप देख पा रहे हैं, तो नॉर्थ में है नॉर्थ कोरिया और साउथ में है साउथ कोरिया। साथ ही फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है फ्रेंड्स 38th पैरेलल लाइन। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 38th पैरेलल लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में है? तो ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि 49th पैरेलल लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में है? तो आंसर होगा USA एंड कनाडा। 17th पैरेलल लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में है? साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम। तो आप इन दोनों लीडर्स को देख सकते हैं कि डीमिलिटराइज्ड जोन के एक और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं ये खड़े हैं और दूसरी ओर खड़े हैं USA के प्रेसिडेंट। मकरविलक्कू उत्सव निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये है सबरीमाला टेम्पल से संबंधित। सबरीमाला टेम्पल जो है ये केरला में है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मकरविलक्कू फेस्टिवल की, तो ये 41 दिन चलने वाली एक वार्षिक पूजा होती है जो सबरीमाला मंदिर में संपन्न होती है। सबरीमाला टेम्पल जो है ये पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है। और फ्रेंड्स, ये जो टेम्पल है सबरीमाला टेम्पल, ये लॉर्ड अयप्पन को डेडिकेटेड है। तो सबरीमाला टेम्पल क्योंकि सुर्खियों में रहता है कई सालों से, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि सबरीमाला टेम्पल जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा केरला। निम्नलिखित में से किस देश ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं इंडिया और भूटान ने। भूटान की बात करें फ्रेंड्स, तो भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब वो कंट्री जो कि किसी ओशन को टच नहीं करती है या फिर किसी इंटरनेशनल वाटर बॉडी को टच नहीं करती है, जिसे चारों तरफ से किसी ना किसी देश ने घेरा होता है। तो इस तरह की कंट्री है भूटान। भूटान की जो हाईएस्ट पीक है ये है गंगखर युनसम और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल है थिम्पू। यहाँ की करेंसी है निगलट्रम। याद रखना फ्रेंड्स, रॉयल मानस नेशनल पार्क, एक दो एग्जाम में ये पूछा गया है कि किस देश में स्थित है, तो याद रखना ये है भूटान में। और मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आसाम में है। तो ये दोनों पार्क जो हैं एक दूसरे से टच करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिक रिपब्लिक, इन तीनों ही कंट्रीज में भारत के कॉन्सुलेट्स ऑफिस खोले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो कॉन्सुलेट है और एम्बेसी, इन दोनों में अंतर होता है। हालांकि इन तीनों कंट्रीज में एम्बेसी भी है, लेकिन यहाँ पर कंसुलेट भी अब खोले जाएंगे। कंसुलेट जो है जनरली फ्रेंड्स जो किसी देश में खोले जाते हैं तो उसकी कैपिटल में नहीं खोले जाते, बल्कि कोई और जो टूरिस्ट सिटी है वहाँ की या फिर कोई बड़ी सिटी है वहाँ पर खोले जाते हैं। तो जो कंसुलेट होता है वो वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हैं कोई, या फिर ट्रेड रिलेशनशिप, या फिर माइग्रेंट्स से जुड़े कोई इश्यूज़, या फिर टूरिस्ट से लेकर कोई इश्यूज़, इन सभी को हैंडल करती है।
एस्टोनिया की कैपिटल है तलिन, पैराग्वे की कैपिटल है असुनसियोन और डोमिनिक रिपब्लिक इसकी कैपिटल है सैंटो डोमिंगो। निम्नलिखित में से किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है फ्रेंड्स गुजरात के राजकोट में। और ये सभी एम्स भी आप याद रखना, ये अभी बनने वाले हैं या फिर इनका कार्य शुरू हो गया है। दरभंगा इन बिहार, अवंतीपुरा एंड विजयपुर इन जम्मू एंड कश्मीर, छंगसारी इन आसाम, मदुरई इन तमिलनाडु, मनेथी और रेवाड़ी इन हरियाणा, बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी है। आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो यह है कि हम डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करें $5 बिलियन का। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट है। इस तरह के टारगेट भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट का क्या टारगेट है। तो आंसर होगा $5 बिलियन टारगेट है। साथ ही फ्रेंड्स, जो आकाश है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी रेंज है 25 किलोमीटर्स। भारतीय वायुसेना में इसको 2014 में इंडक्ट किया गया था और इंडियन आर्मी में इसको 2015 में इंडक्ट किया गया था। आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम और कर्नाटक के तुमाकुरु यहाँ पर औद्योगिक गलियारे का निर्माण किसके तहत किया जाएगा? औद्योगिक गलियारा मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो फ्रेंड्स, इसका निर्माण किया जाएगा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत। फ्रेंड्स, अब आप ये याद रखना कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ती है। किस तरह से जोड़ती है? क्योंकि यहाँ पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाया जाता है रेल और रोड का। यहाँ पर पोर्ट्स विकसित किए जाते हैं, यहाँ पर मॉडर्न एयरपोर्ट्स विकसित किए जाते हैं, यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं, लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाते हैं, ट्रांसशिपमेंट हब्स बनाए जाते हैं और नॉलेज पार्क्स बनाए जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर टाउनशिप बनाई जाती है जो कि इकोनॉमिक इश्यूज से जुड़ी हुई होती है। साथ ही फ्रेंड्स, ये याद रखना, भारत में इस वक्त 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हालांकि और भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो कि प्रपोज किए गए हैं, उनको जैसे ही मंजूरी मिलती है उन पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर का नाम क्या है? तो इसका नाम है सहायक NG। देखिए फ्रेंड्स, DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गोवा तट से कुछ दूर पर समुद्र में IL-38SD एयरक्राफ्ट से इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डिजाइंड और डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर इसका सफलतापूर्वक ट्रायल किया है। तो फ्रेंड्स, जो ये है आपका, ये 50 kg तक वजन ले जाने में सक्षम है और इसे किसी भी भारी विमान से सतह पर उतारा जा सकता है या एयर ड्रॉप किया जा सकता है। और DRDO के चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में किसने टॉप किया है? तो इस रैंकिंग को टॉप किया है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन ने और इसमें विराट कोहली नंबर 2 पर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे नंबर 6 पर रहे हैं और चेतेश्वर पुजारा ये नंबर 10 पर रहे हैं। भारत का सर्वोच्च यानी हाईएस्ट मौसम केंद्र कहाँ लॉन्च किया जाएगा? कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो हाइट है ये 3500 मीटर अबव सी लेवल है और इसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है गुजरात ने। गुजरात के CM है विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे जी को। फ्रेंड्स, जो डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे हैं, इन्होंने सफ़ेद दाग यानी वाइट स्पॉट या फिर आप कह सकते हैं ल्यूकोडर्मा, तो इससे जो इसके लिए एक दवाई बनाई है जिसका नाम है ल्यूको स्किन। तो फ्रेंड्स, इस तरह के और भी हर्बल उत्पाद इन्होंने तैयार किए हैं और इनको 2 लाख रुपए का प्राइज भी दिया गया है। तो याद रखना किसके लिए दिया गया है? ल्यूको स्किन, इन्होंने ये हर्बल दवाई बनाई है वाइट स्पॉट या फिर सफ़ेद दाग जिसे कहते हैं, उसके इलाज के लिए।
फैशन डिजाइनर पियरे कार्डिन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश से थे? तो फ्रेंड्स ये फ्रांस देश से थे और काफ़ी फेमस फैशन डिजाइनर ये रह चुके हैं, इसलिए ये ओबिचुरी भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दजुकू घाटी किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये घाटी मणिपुर और नागालैंड इन दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। हाल ही में फ्रेंड्स ये वैली खबरों में रही क्योंकि यहाँ भयंकर आगजनी की घटना सामने आई है। इस तरह के क्वेश्चंस स्टैटिक जीके में पूछ ले जाते हैं। तो ये वैली नागालैंड एंड मणिपुर राज्यों के बॉर्डर्स पर स्थित है। साथ ही फ्रेंड्स ये सभी वैलीज भी आप एक बार देख लें, एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। बराक वैली ये आसाम में है, अराकू वैली ये आंध्र प्रदेश में है। जो फ्रेंड्स ये अराकू वैली है ये कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए काफ़ी फेमस है। चंबा वैली, पिन वैली, स्पीति वैली ये हिमाचल प्रदेश में है। नीलम वैली ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नुब्रा वैली ये लद्दाख में है। साइलेंट वैली ये केरला में है। वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड में है। और फ्रेंड्स ये यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जीरो वैली ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सभी वैलीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ ली जाती है अगर आप किसी बड़े स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 27 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स एक बात आप ये याद रखना कि एपिडेमिक और पैंडेमिक ये दो टर्म होती हैं, तो इनमें क्या अंतर है? तो ये जो 27 दिसंबर को मनाया जा रहा है यह है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो एपिडेमिक मतलब कि वो डिजीज जो केवल एक कम्युनिटी या पॉपुलेशन या किसी पर्टिकुलर रीजन को अफेक्ट करती है, तो उसे कहते हैं कि एपिडेमिक। और पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक मतलब जब कोई डिजीज बहुत सारी कंट्रीज में या कॉन्टिनेंट्स में फैल जाती है, जैसे कोविड-19 को 11 मार्च 2020 को पैंडेमिक घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये चाइना के बाहर कई सारी कंट्रीज में और कॉन्टिनेंट्स में चली गई थी, तो इसी वजह से इसको पैंडेमिक घोषित किया गया है। जब तक ये चाइना में थी तब तक इसे एपिडेमिक कहा गया। तो इसकी ट्रिक ये है कि पैंडेमिक का आप पी ले लीजिए। तो पी मतलब पासपोर्ट, यानी इस डिजीज को बाहर एक कंट्री से बाहर जाने का पासपोर्ट मिल गया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं पैंडेमिक वर्सेस एपिडेमिक। कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में शामिल होगा? तो ये होगा फ्रेंड्स जापान। तो ये आप न्यूज की हेडलाइन भी देख सकते हैं, जापान टू ज्वाइन फाइव आइज टू चेक चाइनास क्लैम्प डाउन ऑन उइघर। तो फ्रेंड जो ये उइघर मुस्लिम्स हैं इनके ऊपर काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है इनके साथ चाइना में। तो जो जापान है इनके बारे में इंटेलिजेंस देता रहता है, जो कि फाइव आइज कंट्रीज हैं। फाइव आइज कंट्रीज कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो फ्रेंड्स ये कंट्रीज जो हैं नॉर्थ कोरिया और चाइना, खास करके इन दोनों कंट्रीज की गतिविधियों पर नजर रखती हैं और इनसे जुड़ी जो भी कोई इंटेलिजेंस न्यूज हो, इंफॉर्मेशन हो, उसको आपस में शेयर करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फाइव आइज कंट्रीज मैंने बता दिया। 9 आइज कंट्रीज कौन सी हैं? इन 5 आइज कंट्रीज में आप डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे को भी ऐड कर दीजिए। 14 आइज कंट्रीज कौन सी हैं? तो 9 आइज कंट्रीज में आप जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन और स्पेन को ऐड कर दीजिए। अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मान दिया गया है एक्टर धर्मेंद्र जी को। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मान मिला है वीके यादव जी को। वीके यादव जो हैं ये फॉर्मर चेयरमैन एंड सीईओ रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के। जी हाँ, फॉर्मर क्यों है ये आपको आने वाले क्वेश्चन में मालूम चल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना, हेमंत कुमार पांडे इन्हें डीआरडीओज साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? देखिए जो सफेद दाग जो एक डिजीज होती है, व्हाइट स्पॉट जिसे बोलते हैं या फिर ल्यूकोडर्म, तो इसकी इन्होंने एक प्रभावी दवा बनाई है ल्यूकोस्किन। तो इसके लिए हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओज साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन के रूप में भी इसको शामिल किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दी है फ्रेंड्स ग्रेटर नोएडा इन उत्तर प्रदेश। देखिए इसकी जो लागत आने वाली है यह है 3883 करोड़ रुपीस की।
सबसे पहले समझना यहाँ पर ये जरूरी है कि लॉजिस्टिक्स पार्क क्या होते हैं। सबसे पहले तो लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर सप्लाई या फिर गुड्स की डिलीवरी, इसको कहते हैं लॉजिस्टिक। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाना, उसका रख रखाव, तो इस सब को लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक पार्ट्स जो होते हैं, देखिए हमारे कंट्रीज में क्या दिक्कत है कि यहाँ पर एक तो जो फ्रेट कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है, माल भाड़े के जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और व्हीकल पॉल्यूशन काफ़ी है, और वेयरिंग हाउस जो कॉस्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा है, स्टोरेज की समस्या है। तो इन सभी को दूर करता है लॉजिस्टिक पार्क। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, वेयर हाउसेज, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी, ये सभी उपलब्ध कराई जाती है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सुनीत शर्मा, और ये ईस्टर्न रेलवे के पूर्व जनरल मैनेजर रह चुके हैं। जो वीके यादव हैं, इनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया, इनकी जो सर्विस है वो बढ़ा दी गई थी जनवरी 2020 में, तो अब ये रिटायर हो चुके हैं और इनके बदले सुनीत शर्मा को चुना गया है। भारत में सबसे कम उम्र की मेयर कही जाने वाली आर्य राजेंद्रन ने किस निगम के मेयर के रूप में शपथ ली। तो इन्होंने ली है फ्रेंड्स केरल के तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। साथ ही फ्रेंड्स, इनकी एज 21 साल की है और कहा जा रहा है कि ये भारत की यंगेस्ट एवर मेयर हैं। गावी द वैक्सीन अलायंस के बोर्ड में किसे नामित किया गया है या किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो फ्रेंड, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये गावी अलायंस में साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस और वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस को रिप्रेजेंट करेंगे। जो गावी है इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये जिनेवा इन स्विट्जरलैंड में है, और डॉक्टर नगोजी ओकोंजो ये इसके चेयरपर्सन हैं जो गावी अलायंस बोर्ड है। देखिए फ्रेंड्स, गावी की स्थापना साल 2000 में हुई थी। तब से गावी दुनिया के करीब 50% बच्चों तक जरूरी टीके उपलब्ध करवा चुका है। इसका मकसद टीका बनाने वाली कंपनियों को सभी जरूरी मदद उपलब्ध कराना होता है ताकि आर्थिक और ट्रांसपोर्टेशन जैसी चुनौतियों के कारण टीकाकरण का कार्य बाधित न हो सके। यह संगठन गरीब और छोटे देशों तक सस्ते दामों में सभी जरूरी टीके पहुंचाने में सहायता करता है। तो अब जो कोविड-19 की जो वैक्सीन आएगी तो वो जरूरतमंद देशों तक पहुंच सके, जो गरीब देश हैं वहां तक पहले पहुंच सके, क्योंकि जो वैक्सीन का नेशनलाइजेशन हो रहा है, वैक्सीन नेशनलाइजेशन मतलब कि कई आपने देखा होगा कि अमेरिका और जो भी और कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस, तो इन सब ने पहले ही जो वैक्सीन के जो निर्माता कंपनीज हैं उनके साथ पहले ही डील कर ली है कि इतनी डोजेस हमको मिलेंगी। तो अब जब ये जो रिच कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये पहले ही डोजेस ले लेंगी तो गरीब देशों तक वो वैक्सीन पहुंच ही नहीं पाएगी जहां पर कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह के जो दिक्कतें आती हैं तो उसमें गावी अलायंस ये इन डेवलपिंग कंट्रीज या फिर जो लो डेवलप कंट्री होती हैं इनकी सहायता करती है। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके पास फ्रेंड्स 3 मिनिस्ट्री हैं। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और तीसरा अर्थ साइंसेज। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये बनी है नीतल नारंग। साथ ही फ्रेंड्स, जो ये सॉफ्टबॉल फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर्स है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, और ये गुरमीत सिंह सोधी इनको रिप्लेस करेंगी। साथ ही फ्रेंड्स, जो टोक्यो में 2020 में ओलंपिक होने वाला था, तो इसमें फ्रेंड्स बेसबॉल और सॉफ्टबॉल इनको फिर से शामिल किया जाना था, क्योंकि 2008 के बाद ये दोनों ही खेल ओलंपिक में नहीं खेले गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब अब ओलंपिक जो होंगे उनमें कौन से 2 खेल दोबारा से रिटर्न करेंगे, तो आंसर होगा बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल। तिहान IIT हैदराबाद, इसकी आधारशिला किसने रखी। तो इसकी आधारशिला रखी है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो जो ये तिहान है इसका मतलब है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक इस तरह का हब है जहां पर कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स इन सब की जो है जांच की जा सकती है, इन सब का परीक्षण किया जा सकता है। साथ ही फ्रेंड्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है ये है संजय धोत्रे। भारत का पहला परागकण पार्क किस राज्य में खोला गया। तो ये खोला गया है फ्रेंड्स उत्तराखंड में। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य,
और यहाँ की विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। तो फ्रेंड्स इस पार्क में परागकण करने वाले जीव जंतु जैसे चिड़िया, तितली, कीट पतंगों के लिए प्राकृतिक वास स्थल विकसित किया गया है और पार्क में जैसे मधुमक्खी के रहने के लिए बी बॉक्स भी बनाए गए हैं। उत्तराखंड से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में एक आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बनी है। साथ ही फ्रेंड्स उत्तराखंड के सीएम ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया का पहला लाइकन पार्क भी खोला है कुमाऊं रीजन में। साथ ही उत्तराखंड के सीएम ने फर्स्ट पिरूल पावर प्रोजेक्ट इसको भी लॉन्च किया है। पिरूल फ्रेंड्स, पिरूल का मतलब होता है जो चीड़ के जो पत्ते होते हैं, नुकीलेदार पत्ते होते हैं, जब वो सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं पिरूल। इससे जो है एनर्जी जनरेट की जाती है। इंदिरा जोसेफ वेन्यूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थी, तो ये फ्रेंड्स ब्रॉडकास्टर रही हैं और इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया है। विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है पंडित सतीश व्यास जी को। और फ्रेंड्स याद रखना सी ऑप्शन देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित और जो हमने अभी नाम दिया सतीश व्यास, ये दोनों ही फ्रेंड्स काफी फेमस संतूर प्लेयर हैं। अच्छा, अब बात करें तानसेन समारोह की, तो फ्रेंड्स ये ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये कई बार एग्जाम से पूछा भी जा चुका है कि तानसेन समारोह ये किस राज्य में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर कभी कभी तो इसी तरह से पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश की 4 सिटीज दे दी जाती हैं ऑप्शन में और पूछ लिया जाता है कि तानसेन समारोह निम्न में से किस सिटी में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर होगा उस सीन में ग्वालियर। किस राज्य ने 9 ज्वेल्स हाउसिंग फॉर ऑल द पुअर योजना की शुरुआत की है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, यहाँ के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। साथ ही फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में अभयम प्रोजेक्ट इसको भी लॉन्च किया है जो कि विमेन पैसेंजर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साथ ही आंध्र प्रदेश सीएम ने YSR चेयुता स्कीम इसको भी लॉन्च किया है जो कि फिर से विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। साथ ही फ्रेंड जगन्ना जीवा क्रांति स्कीम ये भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। किस राज्य ने वाहनों पर जाति के स्टिकर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये लगाया है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो जो भी लोग अपने गाड़ियों के पीछे जैसे गुज्जर, यादव या फिर और अपने कास्ट वगैरह के स्टिकर लगाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इन स्टिकर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, वहां पर ये एडिशनल चार्ज निभा रही हैं। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में एक विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यू राइस पोर्टल इसको भी लॉन्च किया है। यू राइस का मतलब है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। साथ ही फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से हर घर नल योजना इसको भी लॉन्च किया है ताकि 3000 विलेजेस तक पानी की सुविधा प्रोवाइड की जा सके। साथ ही फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की कीथम लेक जो कि आगरा के पास है, इसे सूर सरोवर भी बोलते हैं, इसको रामसर साइट में ऐड किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स योगी गवर्नमेंट ने विरासत स्कीम इसको भी लॉन्च किया है ताकि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, जो जमीनी विवाद हैं, उनको सुलझाया जा सके। साथ ही फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो सिख गुरु रहे हैं इनकी हिस्ट्री को स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। यह किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। सिंपलीफाल नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, चंडका एलिफेंट सेंचुरी, गहिरमाथा बीच जो कि भितरकनिका में है, और चिल्का लेक, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में है, बीजू पटनायक एयरपोर्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, धामरा पोर्ट और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर, ये सभी उड़ीसा में है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर स्टैटिक जीके को देखा जाए।
साथ ही फ्रेंड्स ये याद रखना, गहीरमाथा बीच जो है ये फ्रेंड्स ऑलिव रिडलेट सी टर्टल्स के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये यहाँ पर गड्ढा खोदते हैं और अपने जो एग्स हैं उनको उसमें रखते हैं। साथ ही फ्रेंड्स चांदीपुर, आपने सुना होगा कि DRDO अपने जो मिसाइल परीक्षण करती है वो ज़्यादातर चांदीपुर से करती है। तो फ्रेंड्स चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, DRDO यहाँ पर अपना परीक्षण करती है। और फ्रेंड्स ये जो चांदीपुर है और गहीरमाथा बीच है, अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे PCS या फिर IAS, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये 2-3 प्लेसेस जो हैं काफ़ी हॉट टॉपिक रहते हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम उड़ीसा से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ये फ्रेंड्स उड़ीसा के राउरकेला में बनेगा, और इंडिया जो है ये 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है, ये उड़ीसा राज्य में होंगे। साथ ही फ्रेंड्स उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने हाल ही में परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में अर्बन एरियाज को पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने के लिए सुजल मिशन इसको लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा ने मो विद्युत पोर्टल और ऐप इसको लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा के CM ने सुमंगल इस पोर्टल को लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए गरिमा वेलफेयर स्कीम इसको भी लॉन्च किया है। ये सभी फ्रेंड्स हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हुए हैं, ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स उड़ीसा CM ने मिशन सुविद्या इसको भी लॉन्च किया है, ताकि जो ST SC हॉस्टल्स हैं इनमें बेसिक सर्विसेज इंप्रूव की जा सकें। और फ्रेंड्स याद रखना कि 2020 में फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये उड़ीसा राज्य में हुए हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी ने इन गेम्स में टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है चेन्नई में। ये इसलिए खबर में है क्योंकि इंडियन रेलवेज ने हाल ही में विस्टाडोम टूरिस्ट कोच इसका सफल परीक्षण किया है और इन कोचेस को बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है। तो ये आप देख सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है उमेश सिन्हा जी को। उमेश सिन्हा जी पहले से इस पद पर हैं और इनको ये एक्सटेंड किया गया है, इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है इसको एक्सटेंड किया है 30 जून 2021 तक के लिए। फ्रेंड्स अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रखा गया है और ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन सभी के इलेक्शंस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी इसको संविधान द्वारा बनाया गया है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, जब इसको बनाया गया था तब से लेकर 16 अक्टूबर 1989 तक ये केवल एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी इसमें केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसमें 2 एडिशनल कमिश्नर्स ऐड किए गए थे, तब ये 3 सदस्यीय एक संस्था बन गई थी। और फ्रेंड्स ये हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी और नीचे हैं इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। तो अब ये 3 मेंबर बॉडी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है नागालैंड को। और फ्रेंड्स ये आदेश जारी किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो कि 1958 को पास किया गया था, इसके तहत डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है 6 महीने के लिए। नागालैंड में फ्रेंड्स पिछले 60 सालों से अफ्स्पा यहाँ पर लागू हुआ है। और अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात करें जहाँ पर यह कानून लागू है तो यह है आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स देखिए, जब किसी क्षेत्र में नस्लीय, भाषीय, धार्मिक, जातियों के आधार पर समुदायों के बीच मतभेद बढ़ जाता है या किलिंग्स वहां पर होने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए उस क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है। राज्य सरकार की राय का होना जरूरी है कि क्या एक क्षेत्र डिस्टर्ब है या नहीं। किसी राज्य में अफ्स्पा कानून लागू करने का फैसला या राज्य में सेना भेजने का फैसला केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार को करना होता है। अगर राज्य सरकार यह घोषणा कर दे कि अब राज्य में शांति है तो यह कानून अपने आप ही वापस हो जाता है और सेना को हटा लिया जाता है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसकी पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये बनी है सोमा मंडल, और इन्होंने रिप्लेस किया है अनिल कुमार चौधरी जी को। सेल का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन IOSCO का एक सहयोगी सदस्य बन गया है। IOSCO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। तो फ्रेंड जो ये IOSCO है ये G20 नेशंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ मिलकर जो सिक्योरिटी मार्केट्स है इसको मजबूत करने का कार्य करता है। सिक्योरिटी मार्केट्स यानी स्टॉक्स और बॉन्ड्स में जहां पर ट्रेड किया जाता है तो उसको सिक्योरिटी मार्केट बोला जाता है। तो इस तरह की पार्टनरशिप से अब जो IFSC है इसको भी काफ़ी सहयोग मिलेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसको मिलेगी। देखिए भारत की जो पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है इसको खोला गया है गांधीनगर में, और इसको कहते हैं गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी विस्तार परियोजना तैयार करने के लिए किस बैंक के साथ $10 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स ये किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। साथ ही इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुड़े और लोन्स की बात करें जो इसने इंडिया को प्रोवाइड कराए हैं तो वेस्ट बंगाल में रिसोर्स प्लानिंग इंप्रूव करने के लिए 50 मिलियन लोन का इसने सहयोग दिया है भारत को। साथ ही फ्रेंड्स कोविड-19 में भारत की हेल्प करने के लिए $1.5 बिलियन का सहयोग दिया है। साथ ही राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स को डेवलप करने के लिए $300 मिलियन लोन इसने भारत को अप्रूव किया है। साथ ही फ्रेंड्स बेंगलुरु पावर डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई इसको अपग्रेड करने के लिए $190 मिलियन का लोन इसने अप्रूव किया है। और फ्रेंड्स इसने कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है ये आसाम में है तो इसके लिए $231 मिलियन का लोन भी भारत को अप्रूव किया है। पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड SIB को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रेंड जो ये पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ये पुणे में है तो इसने किए हैं UNDP के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। देखिए फ्रेंड्स जो आपने अभी ये टर्म पढ़ी SIB यानी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, तो इसके तहत क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, कोई इन्वेस्टर है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है तो वो किसी PSU या फिर गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराती है ताकि आप उसको सोशल जो प्रोजेक्ट्स हैं यानी कुछ इन्वायरमेंट से जुड़े या फिर हेल्थ सेक्टर से जुड़े तो इनमें आप पैसा लगाइए, हम आपको इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इनमें यह नहीं होता कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा ही। तो किस तरह की परफॉर्मेंस वो इन्वायरमेंट सेक्टर कर रहा है, वो हेल्थ सेक्टर किस तरह से इम्प्रूव कर रहा है, तो जो रिटर्न है उस पर आधारित होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो सरकार है वो रिटर्न देगी ही देगी इन्वेस्टर को, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है सिक्योरिटी नहीं होती है। तो अगर इन्वायरमेंट सेक्टर और सोशल सेक्टर ये अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है जो इन्वेस्ट किया गया अमाउंट है उसको वापस कर देती है और उसके साथ साथ कुछ कमीशन भी दे देती है। गूगल पे के माध्यम से फास्टैग जारी करने के लिए किस बैंक ने गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स ये है ICICI बैंक ने। तो फ्रेंड्स फास्टैग के बारे में आपको मालूम ही होगा। फास्टैग जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसको कि NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ऑपरेट करती है। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखना कि जो फास्टैग है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये क्वेश्चन SSC में एक बार पूछा गया था तो आप इसको याद रखना। 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि फास्टैग जो है ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो उसमें जो राइट आंसर था ये था रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि RFID में
एफ का मतलब क्या है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंट, इस तरह से। तो आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो फ्रेंड जो ये फास्टैग होता है, ये आप इसको एक तरह की चिट समझ सकते हैं। तो ये जो हमारी जो कार्स होती हैं या फिर जो गाड़ी होती हैं, उनकी जो विंड स्क्रीन होती है उस पर पेस्ट कर दिया जाता है। तो अब जैसे आपने देखा होगी, टोल जो होते हैं, टोल पे काफ़ी भीड़ रहती है, गाड़ी जो आती हैं, तो अब गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा। गाड़ी जैसे ही क्रॉस करेगी टोल को, तो तुरंत आपके बैंक अकाउंट से वो जो टोल टैक्स है वो कट जाएगा। जिस भी बैंक के साथ आपने फास्टैग लिया हुआ है, तो उस अकाउंट से आपकी फ़ीस वो कट जाएगी। तो ये फ़ायदा रहता है फास्टैग का। और फ्रेंड 2014 में इसको सबसे पहले एक डेमो के रूप में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच में है, वैसे तो ये काफ़ी सिटीज़ के बीच में है, लेकिन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में इसको लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, और हाल ही में नितिन गडकरी जी ने कहा है कि फास्टैग लगवाने की जो डेट है उसको बढ़ाकर अब 15 फरवरी कर दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें, तो आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में इनफाइनाइट इंडिया इस प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है फॉरेन कंपनीज के लिए। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने एक माइन इस तरह का एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है 18 से 35 साल के युवाओं के लिए। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 इस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है स्टार्टअप्स के लिए। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव, जो कि एक वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है, इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में नेपाल में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी ओपन किया है। और आईसीआईसीआई बैंक ने आई मोबाइल पे इस ऐप को भी लॉन्च किया है। तो ये सभी करंट अफेयर्स हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हुए हैं। जब जब ये न्यूज़ में आए तभी हमने कवर किए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया? तो ये किया फ्रेंड्स 6 शहरों में। और ये 6 शहर हैं राजकोट, जो कि गुजरात में है, रांची इन झारखंड, इंदौर इन मध्य प्रदेश, चेन्नई इन तमिलनाडु, अगरतला इन त्रिपुरा एंड लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड, जो ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हैं, इसके तहत इन सभी सिटीज़ में 1000 हाउसेस बनाए जाएंगे आने वाले 12 मंथ्स में, आने वाले 1 साल में। निरंजन बनोटकर को किस बैंक ने अपना ग्रुप मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स यस बैंक ने। यस बैंक की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और इसके MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। और इसकी टैगलाइन या पंच लाइन आप कह सकते हैं, ये है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। और फ्रेंड्स, जो ये बनोटकर जी हैं, ये अनुराग अदलाखा इनको रिप्लेस करेंगे। शांतनु महापात्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो फ्रेंड्स, ये जो थे ये उड़िया म्यूजिक डायरेक्टर थे, यानी ये उड़ीसा के थे। फ्रेंड्स, अगर उड़ीसा के बारे में आपको एक जानकारी और दूं, तो आपने जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें एक लाइन आती है जनगण मन, मतलब ये हमारा नेशनल एंथम है। तो इसमें एक लाइन आती है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। तो जो यहाँ पर उत्कल है, ये उड़ीसा रीजन के लिए प्रयोग किया गया है। उड़ीसा रीजन को बोलते हैं उत्कल। किस देश ने मूल निवासियों के सम्मान के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ये शब्द बदला है ऑस्ट्रेलिया ने। राइट साइड में जो आप फ्लैग देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस पीपल्स का फ्लैग है, और लेफ्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसका अपना ये फ्लैग है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को जो नेशनल एंथम है इसको बोलते हैं एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। तो इसमें एक लाइन आती है फॉर वी आर यंग एंड फ्री, इसको बदलकर अब ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है फॉर वी आर वन एंड फ्री। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ की कैपिटल है कैनबरा, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साथ ही फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। माउंट कोजिस्को ये ऑस्ट्रेलिया की टॉलेस्ट माउंटेन पीक है। गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एंड सिप्सन डेजर्ट, ये सभी यहाँ के इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं। आप याद रखना, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, लेक आयर एंड मरे डार्लिंग बेसिन, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। मरे डार्लिंग बेसिन ये फ्रेंड ज्योग्राफी में कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में है। बास स्ट्रेट ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया आइलैंड से सेपरेट करता है। तो यहाँ पर हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मालूम कर ली हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है इनको बोलते हैं डाउन्स।
आपने कई बार एक टर्म पढ़ी होगी डाउन अंडर। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें भी स्पोर्ट्स सेक्शन अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक टर्म आती है डाउन अंडर। जब भी भारत ऑस्ट्रेलिया का दौरा करता है तो वहां पर लिखा आता है कि भारत क्या डाउन अंडर में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो इस डाउन अंडर का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को डाउन अंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। केवल 2 ही कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अंटार्कटिका। कभी कभी डाउन अंडर न्यूजीलैंड के लिए भी यूज किया जाता है। तो अब ये आप याद रखना, कभी भी डाउन अंडर का मतलब होगा ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। देखिए इस तरह की टर्म आपके पेपर में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर इस तरह की जानकारी आपको हो तो आपका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब अगली बार आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, तो उसमें अगर आप डाउन अंडर देखेंगे तो आपको ये बात याद आ जाएगी कि मुझको इसका मतलब पता है, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया। डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन में पिछले कुछ समय से तेजी देखी जा रही है। खासकर कोरोना महामारी के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट का स्तर पता लगाने के लिए आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इसको लॉन्च किया है। जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसकी कैलकुलेशन के लिए मार्च 2018 को आधार बनाया गया है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि जो डीपीआई कैलकुलेशन है इसके लिए आधार कौन से वर्ष को बनाया गया है। तो ये बनाया गया है 2018 को और इस साल का इंडेक्स 100 माना गया है। साथ ही मार्च 2019 के लिए जो डीपीआई है ये कैलकुलेट किया गया है 153.47 और 2020 के लिए कैलकुलेट किया गया है 207.84। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि मार्च 2019 के लिए डीपीआई कितना रहा, 2020 के लिए डीपीआई कितना रहा। डीपीआई का कैलकुलेशन 5 पैरामीटर के आधार पर किया जाता है। पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसको नेशनलाइज्ड किया गया 1 जनवरी 1949 को। अगर आरबीआई से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो आरबीआई ने हाल ही में मुंबई के ओल्डेस्ट सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही आरबीआई ने कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया है, ये भी महाराष्ट्र में है। और हाल ही में आरबीआई ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो याद रखना तीनों बैंक महाराष्ट्र में, इन तीनों का ही लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अगर हम आरबीआई के स्ट्रक्चर की बात करें तो आरबीआई में जो गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास और 4 डिप्टी गवर्नर हैं, बीपी कनुगनो, एमके जैन, एमडी पात्रा और एमआर राव। एसडी सेट क्या है? तो एसडी सेट एक सैटेलाइट है। देखिए एसडी सेट का नाम सतीश धवन, जिन्हें कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडिंग फादर्स में से एक के रूप में जाना जाता है, तो इनके नाम पर रखा गया है एसडी सेट। ये जो सैटेलाइट है ये चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स स्टार्टअप द्वारा लॉन्च की जाएगी। इसका मकसद स्पेस रेडिएशन एंड मैग्नेटोस्फीयर की स्टडी करना है और ये सैटेलाइट इसरो के PSLV C51 इस रॉकेट से सेंड की जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो एसडी सेट है ये किस रॉकेट के थ्रू पहुंची जाएगी, तो आंसर होगा PSLV C51। तो ये सैटेलाइट जो है ये वर्ल्ड से कई लोगों के नाम अपने साथ कैरी करेगी। साथ ही फ्रेंड्स अगर इसरो से जुड़े हम करंट अफेयर्स की बात करें तो इसरो IIT BHU में अपना रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस इसको खोलेगा। साथ ही 2020 में इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट जो लॉन्च की वो उसका नाम है EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। इसके साथ ही 9 कस्टमर सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई हैं और 2020 की जो इसने अपनी दूसरी सैटेलाइट लॉन्च की वो है PSLV C50 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का नाम है CMS-01 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको PSLV C50 रॉकेट के थ्रू भेजा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी पर किस एजेंसी ने क्रमशः 25 करोड़ और 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है सेबी ने, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी बोलते हैं। तो एक 2007 का एक केस है तो उसके तहत ये जुर्माना लगाया गया है। मुकेश अंबानी ने इसके तहत कुछ गड़बड़ी की है तो इसके तहत ये जुर्माना लगाया गया है। केस क्या है ये हमारे लिए इतना महत्व नहीं रखता है।
सेबी जो है 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अजय त्यागी जी। ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसकी स्थापना कब की गई थी और चेयरमैन कौन है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने पोम्पई में फास्ट फूड केंद्रों की खुदाई से प्राप्त किया है। यह कहाँ स्थित है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने पोम्पई में फास्ट फूड केंद्रों को खुदाई से प्राप्त किया है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है इटली में। देखिए जो पोम्पई आर्कियोलॉजिकल पार्क है ये इटली में है और यहाँ पर ये फास्ट फूड के जो सेंटर हैं ये खुदाई के दौरान मिले हैं जिन्हें बोलते हैं थर्मोपोलियम। तो इसलिए न्यूज़ में थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके तब जब आप किसी बड़े स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएस लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पूछे जा सकते हैं। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने किस राज्य में सनरोज की एक नई प्रजाति पोर्टुलाका लालजी की खोज की है। तो ये की है फ्रेंड्स प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसने पीएमजे सेहत के लिए जम्मू एंड कश्मीर सरकार के साथ भागीदारी की है। तो ये की है बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। पीएमजे इसका मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस जो नागरिक हैं उनको प्रोवाइड कराया जाता है और जो इसका प्रीमियम है वो गवर्नमेंट भरती है। साथ ही अगर बजाज आलियांस से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो कस्टमर्स को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए उनका इंश्योरेंस कराया जाएगा। तो इसके लिए फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांस के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही मुथूट फाइनेंस ने भी बजाज आलियांस के साथ एक पैक्ट साइन किया है गोल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस के लिए। रक्षा मंत्रालय ने 10 लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ अनुबंध किया है। तो ये किया है BEL के साथ, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। जो ये लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम है ये एक नवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है। तो ये याद रखना, ये नवल से जुड़ा हुआ है, नवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम। BEL का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु इन कर्नाटका। किस बैंक ने रिटेल लैंडिंग और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए सेल्स फोर्स के साथ समझौता किया है। तो ये किया है यस बैंक ने। यस बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके MD एंड CEO है प्रशांत कुमार और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। यस बैंक से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो यस बैंक ने हाल ही में जो अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इनको नियुक्त किया है और इनका नाम है निरंजन बनोतकर। साथ ही यस सिक्योरिटीज जो कि यस बैंक की एक सब्सिडरी फर्म है, इसने प्रशांत प्रभाकरन को अपना MD एंड CEO भी नियुक्त किया है। रुपे ने रुपे POS लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो ये की है RBL बैंक के साथ, अपनों का बैंक, जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। तो ये आपको पता होगा कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI इसके द्वारा रुपए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो इसने अब RBL बैंक के साथ एक साझेदारी की है। इसके तहत क्या होगा, जो मर्चेंट्स हैं वे अब अपने मोबाइल फोन को पॉइंट ऑफ सेल की तरह यूज कर सकते हैं। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो आपने ये मशीन देखी होगी, तो इसको POS मशीन बोलते हैं, जिसके तहत कार्ड के थ्रू कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट हो जाती है। तो अब जो मर्चेंट्स हैं, जो दुकान वाले हैं, वो अपने मोबाइल फोन को इस मशीन की तरह यूज कर सकेंगे और 5,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन इसके थ्रू हो पाएगी। RBL बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ब्रह्मपुत्र आमरण अभियान किस राज्य से शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। तो ये एक रिवर राफ्टिंग एक कैंपेन है जो कि अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ है और आसाम के डुबरी डिस्ट्रिक्ट में ये कंक्लूड हुआ है। तो इसका जो महत्व है यही है कि जो यंगर जनरेशन है उनको लिविंग विद द रिवर इस कंसेप्ट के साथ अवगत कराया जाए। अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू, गवर्नर है BD मिश्रा और कैपिटल है ईटानगर। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेट को लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स बोला जाता है। तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये आप जरूर नोट कर लेना। निम्नलिखित में से किस तेल और गैस कंपनी ने तेल शोधन टरबाइन के लिए भारत का पहला रिमोट कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, IOCL ने, और यह सिस्टम हैदराबाद में लोकेटेड है।
निम्नलिखित में से किसने अपने कैरियर में दूसरी बार मेलबर्न क्रिकेट बोर्ड ऑनर्स बोर्ड में अपना नाम उत्कीर्ण किया है? तो ये किया है अजिंक्य रहाणे ने, जो कि भारत के स्टैंड इन टेस्ट स्कीपर हैं। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेली थी, जिसके बाद इन्होंने इस सम्मान को प्राप्त किया है। इससे पहले 2014 में भी इन्होंने 147 रन की एक पारी खेली थी, तब भी इनका नाम यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया था। और अगर हम अजिंक्य रहाणे की बात करें तो इन्हें हाल ही में मुलग मेडल ये भी मिला है, और ये इस मेडल को प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। ये मेडल इनको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो टेस्ट मैच हुआ है उसके तहत मिला है। तो उस टेस्ट मैच को बोला गया है बॉक्सिंग डे टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में खेला गया है और इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, तो इसलिए इनको ये मेडल दिया गया है, मुलग मेडल। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थोबल बहुउद्देश्य परियोजना थोबल डैम का उद्घाटन किया? तो ये किया है मणिपुर में। और मणिपुर की कैपिटल इंफॉल में अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया है। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, और मणिपुर म्यांमार के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मणिपुर के बारे में जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, यहाँ पर यदि आप जाना चाहते हैं या स्टे करना चाहते हैं तो राज्य सरकार से आपको इनर लाइन परमिट ILP ये लेना होता है। इन 4 राज्यों में ये परमिट लेना जरूरी है। यहाँ की मेन फेस्टिवल्स हैं डोल जात्रा एंड लाई हरोबा, श्री गोविंद जी टेम्पल, शहीद मीनार, नूपी लैन विमेंस वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, INA मेमोरियल, लोकटक लेक, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मोरे, सिरोय हिल्स, दुजुकू वैली, इंडिया पीस मेमोरियल, ये सभी मणिपुर में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्लेसेस। देखिए अब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक यहाँ पर जो लोकटक लेक मैंने आपको बताया, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, और इसमें जो ये आप ग्रीन कलर में लैंड मास जो देख रहे हैं इसको फुमडीज बोलते हैं। ये इस झील में फ्लोट करती रहती हैं, यानी तैरती रहती हैं। ये केवल इस लोकटक लेक में ही पाई जाती हैं, और इन फुमडीज में एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है, और इस केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है संगाई डियर, जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल है। पूरे विश्व में संगाई डियर केवल इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार भारत किस वर्ष 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2025 में, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030 में। तो ये एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक थिंक टैंक है CEBR, तो इसने ये फोरकास्ट किया है, और इसने ये भी कहा है कि 2028 में चाइना विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और ये यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक कर देगा। साथ ही इसने ये भी कहा है कि इंडियन इकोनॉमी 2021 में 9% से ग्रो करेगी और 2022 में 7% से ग्रो करेगी। किस राज्य सरकार ने PPP मॉडल के तहत राज्य का पहला एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, और ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है यहाँ के CM, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल। यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके और कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़, अगर हम 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज वाले स्टेट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ क्लीनेस्ट स्टेट है इंडिया का एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। यहाँ पर हसदेव ये रिवर भी यहाँ पर पाई जाती है, जो कि महानदी रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये छत्तीसगढ़ में फ्लो करती है। साथ ही ये इंपॉर्टेंट है हसदेव अरण्य फॉरेस्ट, ये छत्तीसगढ़ में है। ये भी एग्जाम में स्टैटिक जीके में एक बार पूछा गया था, हसदेव अरण्य फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो याद रखना ये है छत्तीसगढ़ में। साथ ही चित्रकूट फॉल्स, जिसे कि नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। तीरथगढ़ फॉल्स, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, कैलाश केव, कुतुबमुशर केव्स, अचानकमार सेंचुरी एंड उदांती सेंचुरी, ये भी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ CM ने हाल ही में गोधन न्याय योजना इसको भी लॉन्च किया है ताकि रूरल इकोनॉमी डेवलप कर सके। साथ ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में टेक फॉर ट्राइबल्स स्कीम को भी लॉन्च किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नाफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये किए हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये हैं मनोज सिन्हा। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को
गांधी जयंती के दिन हुई थी। ये एजेंसी कृषि उपज की कोऑपरेटिव मार्केटिंग करती है और इसके चेयरमैन है डॉक्टर विजेंद्र सिंह। और जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ की विंटर कैपिटल है जम्मू। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो कि अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में पास किया गया, इसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरीज अस्तित्व में आई थी। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख किस डेट को अस्तित्व में आए एज ए यूनियन टेरिटरी, तो ये आए थे 31 अक्टूबर 2019 को। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभरकर सामने आई है। इसने यहाँ पर 75 सीट्स जीती है। हालांकि यहाँ पर अगर अलायंस की बात करें तो गुपकार अलायंस यहाँ पर सबसे बड़ी अलायंस बनी है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर में एक अमर सिंह कॉलेज है श्रीनगर में, तो इसने यूनेस्को का एक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये अवार्ड भी जीता है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए। स्पैरो का मतलब है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो सिस्टम। साथ ही आपको मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू और इंग्लिश ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो हाल ही में कश्मीर, डोगरी एंड हिंदी इन तीनों लैंग्वेजेस को भी जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। तो अब टोटल 5 यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं। ये सभी फैक्ट्स हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हैं, तो इसलिए आप डेली हमारी करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखा कीजिए, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। नदी क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है आसाम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने। क्रूज आप देख सकते हैं, तो इस क्रूज का उद्घाटन किया गया है आसाम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अब फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र के बारे में जल्दी से थोड़ा जान लेते हैं, ज्योग्राफी के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी 2 या 2 से अधिक कंट्रीज में ये फ्लो करती है, चाइना में, इंडिया और बांग्लादेश में। और माउंट कैलाश के मानसरोवर लेक रीजन से ये ओरिजिनेट होती है। और इसमें जो पानी बहता है वो अंशिक ग्लेशियर जो कि हिमालय का एक ग्लेशियर है, इसका पानी इसमें फ्लो करता है। साथ ही तिब्बत में इसको शांगपो नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में शियांग या दिहांग नाम से इसको जाना जाता है और आसाम में लुइट या दिलाओ नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही गंगेश डेल्टा में जब ये मिलती है तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश में गंगेश को बोलते हैं पद्मा रिवर, तो उसके साथ ये मिल जाती है और आगे जाकर फिर ये मेघना रिवर से मिल जाती है और तब ये कंबाइंड होकर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने मयिलादुथुराई को राज्य के कौन से जिले के रूप में लॉन्च किया? तो ये किया है 38वां जिला बनाया गया है ये। और यहाँ के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के डिप्टी गवर्नर है ओ पनीर सेल्वन। अच्छा, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो नया जिला बनाया गया है ये किस जिले से काटकर बनाया गया है, कार्व आउट करके बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, अगर हम मेजर स्टेट्स की बात करें तो जो तमिलनाडु है ये मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है इंडिया का। यहाँ पर हम मेजर स्टेट्स की बात कर रहे हैं। साथ ही तमिलनाडु सीएम ने दी ऐप इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इसको भी 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में लागू किया है। और तमिलनाडु स्टेट ये पहला स्टेट बन गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू करने वाला पहला देश बन गया है। साथ ही इसरो अपना सेकेंड लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकोडी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करेगी। और तमिलनाडु सीएम ने हाल ही में अम्मा मिनी क्लिनिक्स ये गरीबों के लिए लॉन्च किया है। कौन सा राज्य उन सभी कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करेगा जिन्होंने घातक वायरस से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया? तो ये स्मारक बनाएगा उड़ीसा। और जो आप इमेज देख रहे हैं ये है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। सिंप्लीफाल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, चंडका एलिफेंट सेंचुरी, गहिरमाथा बीच जो कि भीतरकनिका में है और चिलिका लेक, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में है, बीजू पटनायक एयरपोर्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, धामरा पोर्ट और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि चांदीपुर में है, ये सभी उड़ीसा में है और काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है गहिरमाथा बीच जो कि ओलिव राइडली जो सी टर्टल्स होते हैं तो ये यहाँ पर पिट डिग करते हैं यानी गड्ढा खोदते हैं और उसमें अपने अंडे रखते हैं, तो इसके लिए ये फेमस है।
उड़ीसा से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर का परमानेंट कैंपस इनॉग्रेट किया है। तो ये उड़ीसा में है। पूछा जा सकता है कि IIM संबलपुर कहाँ पर है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथ ही उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने मिशन सुविद्या इसको भी लॉन्च किया है, ताकि ST SC हॉस्टल्स में जो बेसिक सर्विसेज हैं, एमिनिटीज हैं, उनको इंप्रूव किया जा सके। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है गरिमा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर ने सुमंगल इस स्कीम को भी लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा CM नवीन पटनायक ने मो विद्युत पोर्टल और ऐप इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा ने परिश्रम पोर्टल को भी लॉन्च किया है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने अर्बन एरियाज में पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने के लिए सुजल मिशन इसको भी लॉन्च किया है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक कैरियर पोर्टल भी तैयार किया है स्टूडेंट्स के लिए। और आपको पता होगा कि इंडिया 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, तो उड़ीसा के राउरकेला में इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनेगा, ऐसी घोषणा की है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने। और 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, ये आप याद रखना। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया है। निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये ली है जस्टिस S मुरलीधर ने। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। और जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये है यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान। एक जिला एक शिल्प का मकसद है कि हर जिले में जो भी फेमस लोकल ट्रेडिशनल आर्ट है उसे प्रमोट किया जाए। जैसे भोपाल में जारी जारदोजी क्राफ्ट्स, ये काफ़ी फेमस है। इसके प्रचार के लिए राग भोपाली एग्जीबिशन शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि यहाँ पर एडिशनल चार्ज निभा रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है और इस यहाँ की कैपिटल है भोपाल। और आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है बेहट विलेज, तो यहाँ पर तानसेन समारोह ये भी हर साल आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है। और इस समारोह में संतूर वादक पंडित सतीश व्यास, इनको तानसेन सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो इस कैंपेन को भी लॉन्च किया। साथ ही आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट्स कहा जाता है काफी सालों से, लेकिन अब आप इसको लेपर्ड स्टेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लेपर्ड मध्य प्रदेश में है। ये हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। और पिछले 4 साल में 60% की वृद्धि हुई है लेपर्ड्स की संख्या में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में स्किल्ड वर्कर्स के लिए रोजगार सेतु स्कीम भी लॉन्च की है। साथ ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन भी लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में धर्म स्वातंत्र्य रिलीजियस फ्रीडम बिल इसको भी अप्रूव किया है। और मध्य प्रदेश CM ने हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप इसको भी लॉन्च किया है। DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज DYSLQT किस शहर में स्थित है? तो ये है मुंबई शहर में स्थित। तो ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो ये DRDO की फैसिलिटी है, इसने हाल ही में क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर इसको लॉन्च किया है, जो कि रैंडम क्वांटम इवेंट को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए, आपको मालूम होगा कि जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 इस तरह की फैसिलिटीज पूरे देश भर में लॉन्च की थी। तो एक तो मैंने आपको क्वेश्चन में बता दी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बेंगलुरु में है, कोग्निटिव टेक्नोलॉजीज जो कि चेन्नई में है, असिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज जो कि कोलकाता में है, और स्मार्ट मटेरियल्स ये हैदराबाद में है। भारत ने आसाम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। साथ ही इन बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। साथ ही अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए हाल ही के लोन की अगर बात करें जो इंडिया को अप्रूव किए गए हैं, तो इसने वेस्ट बंगाल में रिसोर्स प्लानिंग इंप्रूव करने के लिए $50 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। साथ ही इसने इंडिया को कोविड-19 से फाइट करने के लिए $1.5 बिलियन का लोन अप्रूव किया है। और राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स को डेवलप करने के लिए $300 मिलियन का लोन भी अप्रूव किया है। साथ ही बेंगलुरु पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
को अपग्रेड करने के लिए 119 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। साथ ही कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इस पावर प्लांट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 231 मिलियन यूएस डॉलर का लोन भी अप्रूव किया है। ये आपको खुद सर्च करना है कि कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है। ये हमने प्रीवियस सेशन में भी कवर किया था, तो आप इसको देखते हैं आपको कितना याद है इस बारे में। साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए 10 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। तो ये सभी लोन्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ महीनों के ये लोन्स हैं जो अप्रूव किए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो एक साइड तो आपको दिए गए हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरी साइड आपको दी गई है हाई कोर्ट। तो आपको सही बताना है कि कौन सा सही मेल खाता है। तो फ्रेंड्स ये सभी सही हैं, इनकी हाल ही में अपॉइंटमेंट की गई है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस RS चौहान, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस रवि R मलिमत और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस पंकज मित्तल। किस टेक कंपनी ने पॉडकास्ट प्रोडक्शन फर्म वंडरी का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमेजोन ने। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि अमेजोन ने हाल ही में एक सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी कंपनी जूक्स, इसका भी अधिग्रहण किया है, इसको भी एक्वायर किया है। तो ये भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। वरिष्ठ IAS अधिकारी P रवि कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सही ऑप्शन होगा कर्नाटक। कर्नाटक के CM है BS येदियुरप्पा, यहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के बारे में और थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। कर्नाटक, जिसे वन स्टेट मैनी वर्ड से भी जाना जाता है, ये साउथ इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है। इसे स्टेट ऑफ मैसूर बोला जाता था। 1973 में कर्नाटक नाम इस राज्य को दिया गया। ये इकलौता ऐसा साउथ स्टेट है जो बाकी के 4 साउथ स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर यहाँ के नेशनल पार्क्स की बात करें तो अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बनेरघट्ट, कुद्रेमुख और नागरहोल नेशनल पार्क्स यहाँ के काफ़ी फेमस नेशनल पार्क्स हैं। साथ ही यूपी के बाद कर्नाटक में सबसे ज़्यादा नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। यहाँ स्थित विजयनगर एम्पायर के अवशेष जो हम्पी में हैं और पत्तदकल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ की काफ़ी फेमस हैं। यहाँ स्थित कुद्रेमुख माउंटेन रेंज, इसकी शेप हॉर्स के फेस की तरह है। जोग फॉल्स, गोकक फॉल्स, शिव समुद्र फॉल्स, बादामी केव्स टेम्पल, ये सभी कर्नाटक में हैं। तो यह है कर्नाटक का मैप जो मैं आपको बता रहा था कि ये इकलौता ऐसा सदर्न स्टेट है जो बाकी के 4 सदर्न स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही आपको पता होगा कबिनी फॉरेस्ट, यहाँ पर हाल ही में एक फोटोग्राफर ने ब्लैक पैंथर और लेपर्ड कपल को स्पॉट किया था। ये है वो कपल, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो याद रखना कबिनी फॉरेस्ट, कब किस एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए हमें नहीं पता, तो इसलिए हम हर वो चीज़ कवर करते चलेंगे जो कि न्यूज़ में रही है। साथ ही कर्नाटक से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने एफिडेविट बेस्ड अप्रूवल सिस्टम लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने जन सेवका स्कीम, इसको भी लॉन्च किया है ताकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इनकी होम डिलीवरी की जा सके, घर घर तक पहुंचाया जा सके। साथ ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने वीवर्स सम्मान योजना, इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटका का फर्स्ट राइस ATM ये बेंगलुरु स्लम में खुलने वाला है। और कर्नाटक ने हाल ही में फ्रूट्स पोर्टल ये भी लॉन्च किया है किसानों के लिए। फ्रूट्स का मतलब है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमने अपने एक सेशन में कवर भी किया है जब ये लॉन्च हुआ था। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल जारी किया है? ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर होगा अमित शाह। और डी ऑप्शन आप देख रहे होंगे अजय कुमार भल्ला, ये होम सेक्रेटरी हैं। और ऑप्शन बी एंड सी नित्यानंद राय और जी किशन रेड्डी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, यानी ये गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। और अमित शाह आप सभी जानते होंगे कि होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो यह देश में पुलिस सेवा K9 PSK या पुलिस डॉग्स पर इस तरह का पहला प्रकाशन है। यानी ये जो पत्रिका है, ये जो जर्नल लॉन्च किया गया है, ये K9
टीम, यानी कैनाइन का मतलब होता है डॉग से रिलेटेड, यानी जो डॉग स्क्वाड है उससे रिलेटेड ये जर्नल लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के तहत नवंबर 2019 में एक विशेष पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई थी, तो उसी से रिलेटेड ये पत्रिका लॉन्च की गई है। नॉर्थ ईस्ट का पहला विशेषीकृत जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में 2021 की शुरुआत में कार्यात्मक होने की संभावना है? जिंजर यानी अदरक। ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट ऑप्शन है मेघालय। तो नॉर्थ ईस्ट की बात हुई है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास कई सारे विभाग हैं। कुछ में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, कुछ में ये केवल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो एक जो डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पर भी ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज। साथ ही PMO और पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस और एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, इन सभी विभाग में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मेघालय के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेघालय के CM है कॉनरेड कोंगलन संगमा। यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं, तो आंसर होगा शिलोंग को। साथ ही नोकैली कई फॉल्स, ओमियम लेक जिसे बारा पानी बोलते हैं, डॉकी रिवर, लिविंग रूट ब्रिजेस, एलिफेंट फॉल्स, मौफलांग सेक्रेट फॉरेस्ट, क्रेम लियात्प्रा एंड मौसमी केव, ये सभी मेघालय में है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है वे लिविंग रूट ब्रिजेस जिनके मैंने आपको अभी बात बताई। तो ये जो है रबर फिग ट्री, इसकी रूट्स के बने होते हैं, तो कुछ हैंडमेड होते हैं, कुछ अपने आप बन जाते हैं। तो ज़्यादातर जो खासी जानतिया यहाँ पर जो ट्राइब रहते हैं, जो पीपल रहते हैं, उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं इन रूट्स से। साथ ही ये है डॉकी रिवर, इसका पानी आप देखिए कितना साफ है, इसीलिए जानी भी जाती है। बिल्कुल आपको क्लियर विजन दिखता है कि पानी के नीचे क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट पानी इस डॉकी रिवर का रहता है। तो याद रखना डॉकी रिवर और लिविंग रूट ब्रिजेस, ये मेघालय की विशेषता है। बाकी चेरापूंजी और ये सब तो आप जानते ही होंगे, गैरो खासी जयंतिया। यूनाइटेड किंगडम की नववर्ष सम्मान सूची के तहत किसने रानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड प्राप्त किया? तो ये एक सम्मान है नाइटहुड का, तो ये किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट ऑप्शन होगा लुइस हैमिल्टन। और अब लुइस हैमिल्टन के नाम के आगे सर की उपाधि भी जोड़ दी गई है। लुइस हैमिल्टन जो है ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि मर्सिडीज के लिए कार ड्राइव करते हैं। 2020 अगर ग्रां प्री की बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी रेसेस जीती हैं? बहरीन GP, टर्किश GP, एमिलिया रोमैग्ना GP, पोर्चुगीज GP, एफिल GP, टस्कन GP, बेल्जियन GP, स्पेनिश GP, ब्रिटिश GP, हंगेरियन GP एंड स्टरमार्क GP, ये सभी इन्होंने 2020 में जीती हैं। और आपके आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, तो केवल आप इनको याद रख लीजिए, ये सभी हैमिल्टन ने जीती हैं। हैमिल्टन की अगर बात करें तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020, इसके खिताब से भी लुइस हैमिल्टन को नवाजा गया है। साथ ही लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में माइकल शूमाकर के 7th फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। यानी अब जो लुइस हैमिल्टन है ये भी 7 टाइम फॉर्मूला 1 चैंपियन है। 14 वर्षीय लियोन मेंडोका जो हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, किस राज्य से हैं? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर होगा गोवा। तो ये गोवा से हैं और 14 साल की इनकी उम्र है। देखिए एक टर्म होती है ईलो रेटिंग, तो चेस में ईलो रेटिंग के तहत ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। तो जिसकी ईलो रेटिंग 2500 या इसको क्रॉस कर जाती है तो उसको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। हालांकि और भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया है वो यही होता है ईलो रेटिंग। तो याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में ईलो रेटिंग किस खेल से संबंधित है। हालांकि ये और खेलों में भी यूज की जाती है, पर बड़े स्तर पर ये यहीं पर ये रेटिंग यूज की जाती है। साथ ही तमिलनाडु के जी आकाश ये 66वें चेस ग्रांड मास्टर बने थे हाल ही में, तो ये 66वें हैं और जिनके हमने बात की ये 67वें हैं। आगे बढ़ते हैं और याद रखना कि फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड इसके जॉइंट विनर रहे हैं इंडिया और रशिया। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स है। अरुवापुलम पंचायत जो कि केरल में है, यहाँ की रेशमा मरियम रॉय भारत की सबसे कम उम्र की ग्राम पंचायत अध्यक्ष बनी है। ये कितने वर्ष की हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सही आंसर होगा 21 साल की है ये, और ये CPM से चुनाव लड़ी थी।
कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ से ये इस पार्टी से ये चुनाव लड़ी थी और 21 साल की है ये। साथ ही याद रखना आर्य राजेंद्रन जो कि 21 साल की हैं, ये तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन की मेयर बनी है और सबसे कम उम्र की सबसे युवा मेयर ये बनी है पूरे भारत में। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंट्रीज फर्स्ट क्या रहा है, किसी स्टेट का फर्स्ट क्या रहा है, वर्ल्ड में फर्स्ट क्या रहा है। तो करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन। किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर है आपका झारखंड। तो झारखंड ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है। जो आप इमेज देख रहे हैं ये है हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम। साथ ही झारखंड की जो स्थापना हुई, झारखंड जो बनाया गया वो 15 नवंबर सन 2000 को बनाया गया और उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर सन 2000 को। ये दोनों ही जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, कैपिटल है रांची। झारखंड से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बोकारो स्टील प्लांट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को बोलते हैं, ये जमशेदपुर में है। ईशागढ़ बर्ड सेंचुरी, चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी, जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, तेनुघाट बर्ड सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान बिरसा जूलॉजिकल गार्डन्स, बेतला नेशनल पार्क जिसमें कि पलामू टाइगर रिजर्व है और तातोलोई हॉट वाटर स्ट्रीम, ये सभी झारखंड में है। साथ ही याद रखना सारंदा फॉरेस्ट, ये झारखंड में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर पूछ ले जाते हैं। सारंदा फॉरेस्ट मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। और एक अभी मैंने आपको कर्नाटक में बताया था कबिनी फॉरेस्ट। तो दो आपके फॉरेस्ट आप याद रखना, कर्नाटक में है कबिनी फॉरेस्ट, सारंदा फॉरेस्ट है झारखंड में। बिरसा मुंडा जो कि एक काफी बहुत बड़े ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे हैं और ये केवल इकलौते ऐसे ट्राइबल लीडर रहे हैं जिनकी तस्वीर इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम में लगी हुई है। तो इनको बोला जाता है धरती अब्बा, यानी फादर ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अगर आपके किसी जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट में अगर ये टॉपिक है किसी एग्जाम में, जैसे कि रेलवेज में ही है कि पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जाएगा, तो वहां पर इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि किसको धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा बिरसा मुंडा। साथ ही नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटोहो खेल विकास स्कीम, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये सभी झारखंड की हैं। और झारखंड ने हाल ही में अपना नया स्टेट एम्बलम भी लॉन्च किया है, जो कि आपको इस इमेज में देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इसमें ये ग्रीन कलर यूज किया गया है और सर्कुलर इसकी शेप है। जो पुराने वाला था वो स्क्वायर शेप में था। जॉन एफ रीड जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है सी, न्यूजीलैंड के ये पूर्व क्रिकेटर थे। तो ये हैं जॉन एफ रीड। और इनसे पहले अक्टूबर में जॉन आर रीड, ये भी फॉर्मर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रह चुके हैं और इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो दोनों याद रखना, काफी आसान है याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो जस्टिस हिमा कोहली ये तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ये सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। अरूप कुमार गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। डिजिटल ओशन जो ओशन डेटा मैनेजमेंट के लिए अपनी तरह का एक पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। साथ ही आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये जो डिजिटल ओशन ये जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, इसको बनाया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। साथ ही यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को जो वैक्सीन अलायंस है जिसे बोलते हैं गावी, इसके बोर्ड में भी नॉमिनेट किया गया है, बोर्ड मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 4 जनवरी को जो लुइस ब्रेल है इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। लुइस ब्रेल वे शख्सियत हैं जिन्होंने 15 साल की उम्र में एक इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जिसके तहत ब्लाइंड और विजुअली इंपेयर्ड लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये क्या होता है ब्रेल? देखिए ब्रेल जो होता है ये इस तरह का कागज पे, जैसे कि आपने देखा है कि डॉट्स लगे हुए हैं, 6 डॉट्स का इसमें पैटर्न होता है। और जो लोग देख नहीं पाते या फिर जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, तो ये इसको छूकर या फिर
इसको आभास करके इसके बारे में जान सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है, इसको पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इस तरह की ये रिप्रेजेंटेशन होती है। ब्रेल इज ए टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिकल सिंबल्स इन विच लेटर्स एंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 6 डॉट्स। किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट ऑप्शन यहां पर रहेगा केरला। तो केरला ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर कई सारी डक्स इनमें इस तरह का संक्रमण पाया गया है और ये संक्रमण की जो जांच हुई है ये हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज में। ये है भोपाल में स्थित। तो ये भी आपके जो फेमस इंस्टीट्यूट्स पूछे जाते हैं उसमें ये शामिल कर सकते हैं आप अपने नोट्स में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ये है भोपाल में। बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं और जो इसका मेन स्ट्रेन है वो है H5N1। ये एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में फैलता है। बर्ड फ्लू का सबसे जानलेवा स्ट्रेन जैसा मैंने आपको बताया H5N1 है। H5N1 वायरस से संक्रमित पक्षियों की मौत भी हो सकती है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है और इनमें भी ये वायरस इतना ही खतरनाक है। इंसानों में जो बर्ड फ्लू का पहला मामला है ये 1997 में हांगकांग में आया था। उस समय इसके प्रकोप की वजह से जो पोल्ट्री फार्म है उसमें संक्रमित मुर्गियों को बताया गया था। तो 1997 में बर्ड फ्लू से संक्रमित लगभग 60% लोगों की मृत्यु हो गई थी और ये बीमारी जो है संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह की लार या फिर आंखों से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से होती है। तो और ये याद रखना कि H5N1 बर्ड फ्लू इंसानों में होने वाले आम फ्लू की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में तभी फैलता है जब दोनों के बीच बहुत करीबी संपर्क हो, जैसे कि संक्रमित बच्चे की देखभाल करने वाली माँ या फिर घर में किसी अन्य संक्रमित सदस्य का ख्याल रखने वाले लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन यानी कुशल श्रमिकों की भागीदारी पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं और सही उत्तर है जापान। साथ ही आप ये भी नोट कीजिएगा कि हाल ही में स्टील इंडस्ट्रीज में सहयोग के लिए इंडिया और जापान ने डील साइन की है। साथ ही संवाद कॉन्फ्रेंस जो कि इंडिया और जापान से संबंधित है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संबोधित किया है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इस पैक्ट के तहत स्किल्ड इंडियन वर्कर्स जापान के कुछ निश्चित 14 लोकेशन पर भेजे जाएंगे। इससे पहले इन्हें जापानीज लैंग्वेज टेस्ट के साथ साथ रिक्वायर्ड स्किल भी हासिल करने होंगे। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशीहाइड सुगा, यहाँ की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है जापानीज येन। यहाँ के एम्परर हैं नरुहितो, यहाँ के एरा है रीवा और यहाँ का लेजिस्लेचर जाना जाता है नेशनल डाइट के नाम से। जापान में 5 मेन आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु एंड ओकिनावा। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्थ से साउथ इन आइलैंड को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये नॉर्थ से साउथ में ही लिखे हुए हैं। साथ ही आप ये भी याद रखना कि जापान में एक स्पेशल तरह का डांस ड्रामा होता है जिसे बोलते हैं काबुकी और यहाँ पर एक स्पेशल तरह की फ्लावर अरेंजमेंट भी एक आर्ट होती है जिसे बोलते हैं इकेबाना ये। और साथ ही जापान में एक पेपर फोल्डिंग की स्पेशल आर्ट होती है जिसे बोलते हैं ओरिगामी। तो जो ये ओरिगामी और इकेबाना है ये एसएससी और रेलवेज में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप नोट जरूर कर लेना। साथ ही वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया ये ग्रेट टोक्यो एरिया है और एशिया में सबसे पहले जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो जापान में हुए थे 1964 में। साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो कि लास्ट ईयर होने थे, तो अब ये इस साल यानी 2021 में होंगे 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में 10,000 सरकारी कार्यालयों को हरित घोषित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है केरल और केरल के सीएम है पिनरई विजयन। ग्रीन ऑफिस यानी हरित कार्यालय से मतलब है कि ये सभी प्लास्टिक बैन और वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन करेंगे। केरल के बारे में अगर और जानकारी लें तो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, मलयालम यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ग्रेट हॉर्नबिल ये केरल और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों की स्टेट बर्ड है। यहाँ के अगर फेमस प्लेसेस की बात करें तो श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल, शिवगिरी टेम्पल, अनमुदी माउंटेन, पेरियार नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व यहाँ के काफी फेमस हैं, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि कुटुनाड यहाँ पर एक जगह है, ये अपने चावल के खेतों के लिए जाना जाता है।
इंडिया में सबसे लोवेस्ट एल्टीट्यूड यहीं पर है और यहाँ की फार्मिंग को जो फाओ है, यहाँ की फार्मिंग को जो फाओ है, फाओ का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इसके रूप में इसे मान्यता दी हुई है। केरल से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो केरल में हाल ही में फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन लॉन्च की गई। देखिए मिनिएचर का मतलब होता है कोई भी वस्तु है उसका छोटा रूप, तो जो एक्चुअल ट्रेन होती है वे काफी लेंथी होती है, तो यहाँ पर मिनिएचर ट्रेन लॉन्च की गई है, यानी उसका छोटा रूप। ये ट्रेन काफी छोटी है और सोलर पावर से चलती है। साथ ही केरल ने हाल ही में बर्ड फ्लू को स्टेट डिजास्टर के रूप में चयनित किया है, इसको डिक्लेयर किया है। साथ ही यूनाइटेड नेशन वुमेन एंड केरल गवर्नमेंट मिलकर इंडिया का फर्स्ट जेंडर डेटा हब बनाएंगी। निम्नलिखित में से किसने एडीनेमिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड EDSL और इसके 4 पूर्व निदेशकों पर कुल 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी स्टैब्लिशमेंट 1988 में हुई थी, लेकिन सेबी एक्ट 1992 के थ्रू इसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया 12 अप्रैल 1992 को। यह भारत में सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट की रेगुलेटर है। इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। साथ ही आप ये भी याद रखना कि सेबी ने हाल ही में मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे अमीर आदमी जोंग शुनशुन किस पानी की बोतल कंपनी के संस्थापक हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा नोंगफू स्प्रिंग। देखिए ये हाल ही में न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले तो इसलिए न्यूज में रहे क्योंकि ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इन्होंने मुकेश अंबानी को डिथ्रोन कर दिया है, उनको रिप्लेस कर दिया है। और हाल ही में ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अब ये 6th पोजीशन पर पहुंच गए हैं और इन्होंने वॉरेन बफेट को रिप्लेस कर दिया है। साथ ही ये भी याद रखना कि मुकेश अंबानी अब 12th रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। संजय कपूर को किस खेल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में। साथ ही भरत सिंह चौहान इनको सेक्रेटरी पद पर रिटेन रखा गया है और इसका हेडक्वार्टर्स है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नीतल नारंग। ये हाल ही का करंट अफेयर्स है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार नव वर्ष यानी नए साल के दिन पैदा होने वाले बच्चों की सबसे अधिक संख्या लगभग 60,000 किस देश ने दर्ज की? तो ये दर्ज की है इंडिया ने और ऐसा कहा है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क इन यूएस में है और इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिटा एच फोर। साथ ही अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में नए साल के दिन 3,71,504 बेबीज बोर्न हुए और इनमें जो सबसे टॉप पर रहे हैं कंट्रीज इंडिया, फिर चाइना, फिर नाइजीरिया, फिर पाकिस्तान, फिर इंडोनेशिया, इस तरह से लिस्ट है। और आप ये भी याद रखना कि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और सन 2021 में ये अपनी 75th एनिवर्सरी मना रहा है। री इमेजिन कैंपेन ये यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया है जिसका मकसद है कि कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी राहत पहुंचाई जा सके वो पहुंचाई जाए। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि यूनिसेफ ने हाल ही में आयुष्मान खुराना जो कि इंडियन एक्टर हैं, इनको अपने चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी प्रोग्राम के लिए नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में 50 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जिसे LEI कहते हैं, इसकी शुरुआत की है। तो LEI में कितने अंक होते हैं? देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको मालूम होगा कि जो बड़ी पेमेंट्स होती हैं वो RTGS या फिर नेफ्ट के थ्रू होती हैं। तो अब अगर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अगर धनराशि की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके लिए जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है व्यक्ति या फिर कोई पार्टी, उसके पास LEI नंबर होना चाहिए यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें कितने अंक होते हैं, तो इसमें होते हैं फ्रेंड्स 20 अंक। देखिए जो LEI नंबर है इसकी मदद से वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व पार्टीज की पहचान और अच्छे से हो जाती है। फाइनेंशियल डेटा सिस्टम की क्वालिटी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो RBI ने भारत में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड जो कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसको ये जिम्मा दिया है कि आप LEI
ये नंबर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है? तो यह है 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है, ऐसा कहा है वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ने। देखिए, जबकि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4% वृद्धि का अनुमान है और साउथ एशिया की जो 2021 में जो ग्रो करेगा वो 3.3% से ग्रो करेगा। साथ ही फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड किस राज्य में 5 ट्राइफेड पार्क स्थापित करेगा? 5 ट्राइफूड पार्क स्थापित करेगा, तो ये करेगा मध्य प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं यहां पर इसके लिए ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत मध्य प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट में ट्राइफूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। ट्राइफेड की बात करें तो अगस्त 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। किसान जो भी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं या फिर उनको खेती से जुड़ी जो शिक्षा दी जाती है उसका जिम्मा ट्राइफेड को दिया गया है। साथ ही ये भी याद रखना कि अर्जुन मुंडा जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने ट्राइफूड प्रोजेक्ट ये हाल ही में लॉन्च किया है महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। साथ ही इन्होंने 2 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टर्शरी प्रोसेसिंग यूनिट्स इनको भी लॉन्च किया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में होगा, इसका 91वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए 51वां संस्करण होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, ये गोवा में होगा। तो इसमें जो जूरी होंगी, जो जज होंगे, तो उनमें अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो उनमें अध्यक्ष रहेंगे पैब्लो सेसर जो कि अर्जेंटीना के एक फिल्म निर्माता हैं। साथ ही इसमें और भी 5 साथ ही इनके साथ 4 लोग और रहेंगे यानी टोटल 5 पर्सन्स की ये जूरी है। तो आप जो नीचे बी सी डी ऑप्शन देख रहे हैं ये भी इनमें शामिल है और इनमें इंडिया के प्रियदर्शन जो कि फिल्म निर्माता हैं ये भी इसमें शामिल हैं। साथ ही इनमें 5वें जो व्यक्ति हैं वे हैं प्रसन्ना विंथनज, ये श्रीलंका के हैं, तो ये भी इनमें शामिल है। ये पूरी 5 की टीम है। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस को पछाड़ कौन विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बना? तो ये बने हैं एलन मस्क। तो ऐसा बताया है ब्लूमबर्ग ने। देखिए एलन मस्क को आप इस सदी के महानायक के रूप में कह सकते हैं। देखिए अब आप ये देखिए, एक तो स्पेस एक्स इसके ये फाउंडर एंड सीईओ हैं, साथ ही टेस्ला इसके ये सीईओ हैं और इन्होंने बोरिंग कंपनी जो कि टनल वगैरह की खुदाई करती है इसके भी ये फाउंडर रह चुके हैं। पेपल के ये को फाउंडर हैं, न्यूरालिंक इसके को फाउंडर हैं, ओपन एआई इसके फाउंडर हैं, जिप2 इसके ये फाउंडर हैं और ये जो आपका सोलर सिटी है इस कंपनी के भी ये चेयरमैन हैं। तो देखिए कितना बड़ा एम्पायर इन्होंने खुद से खड़ा किया है। तो सदी के महानायक आप इनको कह सकते हैं। और अब ये अमेजोन के जेफ बेजोस को पिछाड़कर पहले नंबर पर आ गए हैं। हालांकि ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं, अब कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा कि जेफ बेजोस जो है आगे निकल जाएंगे। किस शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK चतुर्थ श्रेणी पोत INLCU L58 वितरित किया है? तो ये किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने। निम्नलिखित में से किस बैंक ने बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है IDBI बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं मिस्टर MR कुमार और इसके MD एंड CEO हैं मिस्टर राकेश शर्मा। गैरी मॉसडन जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई किस फुटबॉल क्लब के एंथम सिंगर थे? तो ये रहे फ्रेंड्स लिवरपूल FC के और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और फ्रेंड्स इनका एक बैंड भी था गैरी एंड पेसमेकर्स। किस भारतीय अंतरिक्ष यान ने कलाम 5 नामक अपने पहले सॉलिड रॉकेट प्रोपल्सन स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो देखिए आपको ये बता दें कि जो स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये इंडिया की पहली
प्राइवेटली डिजाइंड और डेवलप्ड और टेस्टेड रॉकेट लॉन्च करेगा 2021 में। तो इसी का जो एक इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेटर की तरह एक लॉन्च किया है, तो इसका नाम है कलाम 5। तो ये जो है एक रॉकेट सॉलिड रॉकेट प्रोपल्सन स्टेज डेमोन्स्ट्रेटर है, इसका नाम है कलाम 5। ये इसके लिए लॉन्च किया है जो कि ये 2021 में विक्रम 1 इसको लॉन्च करने वाले हैं। ये पहला प्राइवेटली डिजाइंड रॉकेट होगा। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि पिक्सेल जो कि एक स्पेस स्टार्टअप है, ये भी एक स्पेस स्टार्टअप है, तो इसने हाल ही में NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसके साथ मिलकर ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसको लॉन्च करेगा। तो ये जो लॉन्च है ये 2022 से 2023 के बीच में कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट स्पेस से जुड़े हैं, तो दोनों करंट अफेयर्स स्पेस से रिलेटेड हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं, और हाल ही में आपके लिए इंग्लिश क्विजेस भी चलाए जा रहे हैं जहाँ पर आप अपनी ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।